इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभव की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे छोटे चचेरे भाई की कहानी है। उसका नाम है राहुल। ये घटना तब की है जब वो 2013 में अपने घर से दूर पुणे में पढ़ाई कर रहा था। खैर, अब मैं सीधे घटना पर आता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कमलेश की कहानी मेरी जुबानी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। साल 2010। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त कुणाल हम एक साथ एक रेंटेड मेस में रहा करते थे और एक रात हम दोनों ने पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके खाना खा लिया था। तब रात के करीब 10 बजे होंगे जब हम बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहे थे। तभी कुणाल के फ़ोन पर उसके घर से कॉल आया। फ़ोन पर बात करते करते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर कुछ सेकंड में उसने फ़ोन काटा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, कमलेश, बड़ी मुसीबत आ गई है। पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। उसकी घबराहट देखकर मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। बस हम दोनों फटाफट उठे, कपड़े डाले और उसके घर जाने के लिए दोनों तुरंत तैयार हो गए। हमारे एक दूसरे दोस्त के पास बाइक थी। उससे हमने बाइक ली और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। सोचा था रात में ट्रैफिक कम होगा, लेकिन वहीं रास्ते में कहीं कोई टैंकर ख़राब हो पड़ा था, जिससे ट्रैफिक रेंगर कर चल रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद हम कुणाल के घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तब दूर से ही रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया था और मैं भी समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे पड़े थे। उनके मुंह से अजीब सी गरगराती हुई आवाज़ें निकल रही थीं और शरीर लगातार कांप रहा था। उनकी हालत देख कुणाल की माँ और बहन रो रही थीं और अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और थोड़ी सी बात कर मैंने फ़ोन कुणाल को दे दिया। कुणाल तब एम्बुलेंस वाले को अपने घर का पता बताते हुए फ़ोन रख ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे किसी ने झटके से सांस खींच ली हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके पिताजी का शरीर एकदम स्थिर था। न कोई हलचल, न कोई आवाज़। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुणाल की माँ की दबे सुर में सिसकने की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने देखा कि अंकल के मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था। इतनी झाग कि लग रहा था जैसे किसी ने साबुन का फेन लगा दिया हो। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा शरीर सफ़ेद और ठंडा पड़ने लगा और घर में चारों तरफ से रोने की चीखें गूंज उठीं। कुणाल भी अपने पिताजी के सीने से लिपटकर बेकाबू होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। थोड़ी देर में पड़ोसी भी भाग कर आ गए। किसी ने पुलिस को खबर कर दी, क्योंकि वो मौत बहुत अजीब तरह से हुई थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस एक साथ कुणाल के घर आ पहुंची। पूरा घर लोगों से भर गया। पुलिस ने वहां के हालात देखे, घर वालों से बात की और तुरंत कह दिया कि लाश का पोस्टमार्टम ज़रूरी है, क्योंकि ये अब केस बन गया है। कुणाल के परिवार ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। उन्होंने यही कहा, लाश अभी हमारे साथ हॉस्पिटल ले जानी होगी, चाहो तो कोई हमारे साथ चल सकता है। कुणाल अपने पिताजी की लाश अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो तुरंत एम्बुलेंस में चढ़ गया और उसके पीछे पीछे मैं भी जाकर उसके साथ बैठ गया। अंकल की लाश स्ट्रेचर पर रखी गई और तब लाश के साथ हम 3 लोग एम्बुलेंस में थे। मैं, कुणाल और एम्बुलेंस का ड्राइवर, और हमारे ठीक पीछे पुलिस की जीप आ रही थी। वक्त क्या हुआ था इतना याद नहीं, लेकिन रात के करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। सड़कें सूनी थीं, बस एम्बुलेंस की सायरन की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। कुणाल खामोशी से रो रहा था और मैं उसका कंधा थामे उसके पास बैठा था। चारों ओर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में भी डर घुल गया हो। एम्बुलेंस सीधे सिविल हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। तब रात लगभग 1 बज रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और उस अस्पताल के उस कोने में अजीब सा सन्नाटा था। सायरन बंद होते ही वो बेचैन करने वाली खामोशी और गहरी हो गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। मैं और कुणाल, हम दोनों ने ड्राइवर के साथ स्ट्रेचर नीचे उतारा। पुलिस वाले भी पीछे पीछे हॉस्पिटल आ पहुंचे। पहले उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और मौत की पुष्टि करने के बाद एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए कॉल दिया। तब तक लाश को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर सीधे मॉर्चुरी में ले जाया गया। कुणाल और मैं, हम हर वक्त लाश के साथ थे। फिर लाश को मॉर्चुरी के पास एक लंबे कॉरिडोर में ले जाया गया और एक अंधेरे कोने के पास स्ट्रेचर को खड़ा कर दिया। मैं, कुणाल और एक पुलिस हवालदार, हम वहीं एक जगह पर बैठ गए। वहाँ पर एक बूढ़ा चौकीदार भी था।
वो भी हमसे थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था। वो हमें देख धीमी आवाज में बोला, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता, डॉक्टर अब सुबह ही आएंगे। मुझे पता था कि सरकारी काम ऐसे ही होता है। फिर कुछ ही देर में वो पुलिस वाला फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। दरअसल वहां दीवारों पर दाग धब्बे और हवा में सड़े हुए फिनाइल की गंध थी, और उस अजीब सी गंध ने मेरा सिर पकड़ लिया था। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, और जहां लाइट थी वहां भी धूल और जाले लगे थे। मैंने सोचा कि शायद पंखा चलता होगा, लेकिन वहां कोई पंखा भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक माहौल भारी हो गया। उस जगह पर अंदर ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो और तापमान अचानक बहुत नीचे कर दिया हो। मुझे कुछ समझा नहीं कि क्या हुआ। तभी वो चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। फिर अचानक पीछे की छोटी खिड़की से झांकते हुए बोला, तुम दोनों यहीं हो ना? थोड़ा ध्यान रखना, बस मैं 2 मिनट में आता हूं। और इतना कहकर वो वहां से चला गया और वहीं कॉरिडोर के बाहर के अंधेरे कोने में कहीं गायब हो गया। अब वहां सिर्फ हम दोनों थे, और थी कुणाल के पिता की लाश। लाश को सफेद चादर से ढका गया था। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हमने बहुत देर तक इंतजार किया। चौकीदार को गए हुए 20 मिनट से ऊपर हो गए थे। अचानक कुणाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने इशारे से अपने पिता की लाश की तरफ देखने का इशारा किया, और फिर जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। उस सफेद चादर के नीचे लाश थरथरा रही थी। पूरी चादर कांप रही थी, जबकि कुणाल के पिताजी की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कॉरिडोर के हल्की सफेद रोशनी में मैंने देखा कि कुणाल की आंखें डर से बाहर निकल आने लगी थीं। कांपती आवाज में उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी अभी जिंदा हों? उसकी बात सुनते ही मेरे सीने के अंदर जैसा कुछ गिर सा गया। ऐसी बात सुनकर मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, और ठीक उसी पल जैसे वो कंपन शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक वो हलचल थम गई। अब फिर से सब कुछ पहले जैसे शांत हो गया। वो लाश ऐसे पड़ी थी जैसे वहां कुछ ना हुआ हो, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। डर अब हमारे अंदर तक उतर चुका था। तभी मैंने देखा वो पुलिस वाला जो कुछ देर पहले हमारे साथ बैठा था, वो वहां पर आ गया। उसने पीछे की जालीदार खिड़की पर दस्तक दी और भारी आवाज में पूछा, कोई आया था क्या पोस्टमार्टम के लिए? मैंने ना में सिर हिलाया। फिर उसने चौकीदार की कुर्सी की ओर देखकर पूछा, ये कहाँ गया? कुणाल ने खुद को संभालते हुए कहा, वॉशरूम गया है। उस हवलदार के चेहरे से लग रहा था कि उसे वो जवाब पसंद नहीं आया। उसने एक बार लाश की तरफ और फिर हमारी तरफ देखा, और फिर बोला, तुम बाहर आ जाओ, कुछ बात करनी है। कुणाल के बाहर जाने की बात सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, उसके बाद मैं एक पल के लिए भी इस लाश के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था। अगर कुणाल चला गया तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? ये सोचते ही मेरी सांस रुकने लगी। कुणाल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था। हम दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ गए। उस हवलदार ने फिर से तेज आवाज में कहा, क्या हुआ? जल्दी आओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कुणाल के पास कोई और चारा ही नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर चला गया। मैंने उसे खिड़की से बाहर दूर अस्पताल की तरफ देखा। मेन अस्पताल की बिल्डिंग और इस मॉर्चरी रूम की बिल्डिंग में करीब 100 गज की दूरी थी। मैं उन्हें बिना पलक झपकाए दूर जाते हुए देख रहा था, और धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे में जाते जाते नजर से ओझल हो गए। अब डर ने जैसे मेरी रूह पकड़ ली थी। मैं कभी लाश की तरफ देखता, कभी खिड़की के बाहर झांकता कि कुणाल या कोई और दिखाई दे। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। चौकीदार भी अब तक वापस नहीं आया था। मैं अंदर बेचैनी से बैठा था। डर था कि कहीं लाश फिर से हिलने न लग जाए। तभी अचानक बाहर से खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर 1000 गुना बढ़ चुका था। मैं मन ही मन में भगवान को याद करने लगा, नाम जप करने लगा, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी जुबान तक साथ नहीं दे रही थी। मैं वहीं दीवार के पास नीचे सटकर खड़ा हो गया। हाथ पैर कांप रहे थे और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर ये लाश उठकर खड़ी हो गई तो? अगर उसने अचानक चादर हटा दी और मेरे सामने आ गई तो? ये सोचते ही मेरे शरीर में डर की एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। ऐसे लगा जैसे खून जम सा गया हो। अब वो कॉरिडोर मुझे एक ताबूत लग रही थी, और मैं उस ताबूत में फंसा एक जिंदा आदमी। मैं तब इतना डर गया था कि दिमाग सुन्न पड़ गया। तब मुझे याद आया कि मेरे पास फ़ोन है। मैंने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और कुणाल को कॉल किया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। लेकिन फ़ोन बंद था। कुछ समय मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब आया,
अब डर मेरे पूरे शरीर पर हावी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये लाश अब कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर मैं शायद डर के मारे मर जाऊं। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मैं भगवान का नाम ले रहा था। तब मुझे दूर जाती एक आवाज़ सुनाई दी, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, लाश को छोड़कर कहीं मत जाना। और तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो चौकीदार बाहर जा रहा था। अपनी जगह पर नहीं था। मैंने आसपास देखा तो मुझे वो वहीं उस अंधेरे कॉरिडोर की अंधेरी जगह में जाता दिखाई दिया। मैं उन्हें आवाज़ दे पाता तब तक उसकी परछाई अंधेरे में घुल गई थी और मैं उस कॉरिडोर के उस अंधेरी गलियारी की ओर देखता रह गया। मेरे गले से एक अधूरी डरी सी आवाज़ निकली, अंकल। फिर मुझे एक दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई और उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस कॉरिडोर से बाहर जाने का रास्ता भी वहीं से था। स्ट्रेचर भी ऐसे रखा था कि उसके पास से निकलने की कोई जगह नहीं थी। पहले से ही वो जगह संकरी थी। आसपास कुर्सियां और कुछ बक्से रखे थे। लाश के इस तरफ मैं, बीच में वो लाश और दूसरी तरफ अंधियारी गली। घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। डर से हालात खराब होने लगे थे। दिमाग में क्या आया पता नहीं, शायद दिमाग में ये बात चल रही थी कि लाश के उस तरफ चला जाऊंगा तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा। यहाँ मैं अटक सा गया हूँ। और तब मैं दूसरी तरफ जाने के लिए धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उस लाश के पास से गुजरने लगा। टिमटिमाती लाइट, ठंडी हवा और उस जगह पर फैली मांस की बदबू से माहौल और भी डरावना बन गया था। मैंने स्ट्रेचर को हल्का सा साइड में किया ताकि वहां से निकलने के लिए थोड़ी जगह बन सके। फिर मैं संभल कर लाश के पास से गुजरने लगा और अचानक मुझे झटका सा लगा जैसे किसी ने मेरी शर्ट पकड़ ली हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, हाथ पांव हद से ज्यादा कांपने लगे और मेरे गले से एक बेजान सी चीख निकली। और मैंने उस पल पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर न जाने क्या हुआ। स्ट्रेचर जोर से हिला और एक जोर का झटका लगा। झटका इतना तेज था कि मैं अपना बैलेंस खो बैठा और सीधा उस लाश के ऊपर जा गिरा। जैसे ही मेरा शरीर उस लाश को छुआ, लगा जैसे मैं किसी बर्फीले पत्थर पर गिर गया हूँ। पूरा शरीर शून्य हो गया। मैं उछलकर एक कदम पीछे हट गया, इतनी जोर से कि मेरी पीठ पीछे की दीवार से टकरा गई और पीठ में तेज दर्द उठा। उस पल दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो सीने से बाहर निकल आ जाएगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंकल, अंकल, कोई है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं दीवार पर हाथ मारने लगा, इतनी जोर से कि मेरे हाथ की खाल छिल गई और हाथ से खून निकल आया, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी आवाज़ जैसे उस कॉरिडोर के अंदर ही गुम हो रही थी। फिर जब मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरा गला सूख गया। अब वो लाश सिर्फ कांप नहीं रही थी, बल्कि उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने मिट्टी के पुतले में जान डाल दी हो। पहले उसका दायां हाथ मुड़ा और ऊपर उठा, फिर पैर खींचकर टेढ़े हो गए। ये नज़ारा देखकर मैं चिल्लाने की ताकत भी खो बैठा था। आंखें खुली की खुली रह गई थी, आंखें झपक भी नहीं रही थी। कुणाल के पिताजी का वो पहचानने लायक चेहरा अब मुझे दुनिया की सबसे डरावनी चीज लग रहा था। जिंदगी में कभी किसी मुर्दे को मैंने इस तरह हिलते डुलते नहीं देखा था। माहौल इतना सन्नाटेदार और भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन जो आगे हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। अब वो लाश न सिर्फ हिल रही थी, बल्कि उसके अंदर से अजीब सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गला दबा हुआ इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो। अब मेरा सब्र टूट गया। डर के मारे मैं फूट फूट कर रोने लगा। दिमाग सुन्न, शरीर बेजान। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये ख्वाब जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। मैं वहीं दीवार के पास बैठा लगातार रो रहा था। मेरा शरीर और मेरा मन दोनों भी अब मेरे काबू में नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की पूरी दुनिया टूट रही हो। तभी मैंने वो सबसे भयानक मंजर देखा। मेरे सामने पड़ी वो लाश जो अब तक कांप रही थी, वो अब धीरे धीरे स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे सामने वो इंसान उठकर बैठ रहा था जिसे कुछ घंटे पहले मैंने अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। वही इंसान जिसकी लाश को मैंने और कुणाल ने मिलकर स्ट्रेचर पर लिटाया था। ये सब देखकर मेरी समझ, सोच सब कुछ जैसे खत्म हो गया। मुझे लगने लगा कि इस खौफनाक मंजर को देखने से पहले मर जाना आसान है। मैं इतना डर गया था कि मुझे कोई भगवान भी याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग एकदम से खाली हो गया। मैंने देखा कि जैसे ही वो लाश उठकर बैठी, उसके चेहरे से सफ़ेद चादर खिसक गई। कुणाल के पिताजी को मैंने बहुत बार देखा था। वो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, लेकिन आज उनका चेहरा इतना भयानक और डरावना लग रहा था कि उस मंजर को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था, बस सफ़ेद काली आंखें। उनका मुंह खुला हुआ था और वहीं से एक अजीब सी गूंजती गड़गड़ाहटती हुई आवाज़ निकल रही थी। उनकी त्वचा सिकुड़ चुकी थी, रंग और भी फीका पड़ गया था। उनका वही जाना पहचाना चेहरा अब किसी अजनबी और डरावने रूप में बदल गया था। वो चेहरा देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा शरीर मेरा वजन नहीं उठा पा रहा था।
मुझे बस इतना याद है कि मैं बैठे बैठे ज़मीन पर ही गिर पड़ा। उस डरावनी तस्वीर को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उस कॉरिडोर में उस खौफनाक साये के साथ बेहोश पड़ा रहा। 1 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था। आंख खोलने से पहले ही मेरे दिमाग में वो आखिरी मंजर घूम गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अब भी जिंदा हूँ। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली और मैंने जो देखा उस पर मुझे अफसोस हुआ कि काश मुझे होश वापस ना आया होता, क्योंकि जिस हाल में मैंने कुणाल के पिताजी की लाश को बेहोश होने से पहले देखा था, वो बिल्कुल उसी हालत में स्ट्रेचर पर बैठी थी, स्थिर लेकिन मुझे घूरते हुए। उसका डरावना चेहरा अब भी मेरी तरफ झुका हुआ लग रहा था। भले ही उन आंखों में कोई जान नहीं थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मेरी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि वो लाश फिर से हिलने लगी। उसने अब अजीब नज़र से मेरी तरफ देखा। उसका सिर अजीब तरह से मेरी तरफ मुड़ा और तब वो सफ़ेद आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं, जैसे वो मेरी रूह को जला रही हों। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगा वो एक पल में रुक जाएगा। धीरे धीरे वो लाश स्ट्रेचर से उतरकर मेरे सामने आकर बैठ गई। हमारे बीच बस कुछ कदम का फासला था और ये देखकर मैंने ज़ोर से अंकल ऐसा कहकर चीख मारी और मैं फिर से बेहोश हो गया। मुझे बस इतना याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने देखा था कि वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था और पीछे उस कॉरिडोर के अंधेरे में झपकती हुई वो ट्यूबलाइट मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरी बार जब मुझे होश आया तो मेरी नाक में अस्पताल की जानी पहचानी दवा की गंध आई। मैंने आंखें खोली और देखा तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। पास की कुर्सी पर कुणाल बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो वो लगभग उछलकर मेरे पास आ गया। मैं उसे देखते ही रो पड़ा। मेरा शरीर तब भी कांप रहा था। मैंने गुस्से और दुख भरी आवाज में उसे कहा, तू मुझे उस मॉर्चुरी रूम की जगह में अकेला छोड़कर क्यों चला गया? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने उठाया क्यों नहीं? मेरी हालत देखकर कुणाल समझ गया कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कितना बुरा ये शायद वो सोच भी नहीं सकता था। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। मेरे सिर पर हाथ रखकर वो बोला, प्लीज़ शांत हो जा, प्लीज़ मेरी बात सुन। पुलिस मुझे पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, इसलिए मैं जल्दी वापस नहीं आ सका और मेरा फ़ोन भी वहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुझे कॉल भी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे तुझसे बात नहीं करने दी। उसके बाद मैंने रोते हुए उसे वो पूरी कहानी बताई। उस कॉरिडोर में जो कुछ हुआ था, वो हर एक पल, लाश का कांपना, चौकीदार का चले जाना, वो डरावनी आवाज़, लाश का उठकर बैठना, उसका वो विकृत चेहरा और मेरा बेहोश हो जाना, सब कुछ। जब मैं ये सब बोल रहा था तो कुणाल के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसे मेरी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा। शायद उसे ये लगा कि मैं डर और सदमे में चीज़ों को हेल्यूसिनेट कर रहा था। लेकिन मेरी हालत देखकर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो देख रहा था कि मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। मेरी सांस तेज चल रही थी और मेरी आंखें लाल थीं। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे बोला, मुझे माफ़ कर दोस्त, अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद कुणाल खुद मुझे हमारे कमरे तक छोड़ने आ गया और उसके बाद वो फिर से अपने पिताजी की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अस्पताल लौट गया। उस रात के बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार आया। लगभग 1 हफ्ते तक मैं बीमार रहा। जब मेरा शरीर ठीक हुआ तो मैं फिर हॉस्टल में नहीं रहा। मैं सीधे अपने घर चला गया और फिर अपने माता पिता के पास रहने लगा। सच कहूँ तो दोस्तों, उस घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैं काफ़ी सालों तक ट्रीटमेंट ले रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो सब कुछ मेरे दिमाग का खेल था और उसी के कारण मैं हमेशा डर में रहने लगा था। आज मेरे अंदर का डर भले ही कम हो गया हो, लेकिन वो यादें आज भी जिंदा हैं। आज भी अगर आधी रात को नींद खुल जाती है तो उस रात का वो कॉरिडोर मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। वो सफ़ेद चादर में ढकी हुई लाश, उसका वो डरावना चेहरा और वो भयानक आवाज़ें, सब मेरे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि शायद मैं अपनी मौत तक उन्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। उस रात असल में क्या हुआ था, वो भयानक चीज़ क्या थी, ये सब कुछ मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे बस इतना पता है कि वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी घटना। तो आपको ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये घटनाएं ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।